Hey guys, thanks for watching MP Education. Today we are going to discuss class 9 physics gravitation part 4. ठीक है, तो लास्ट क्लास में जितना तक सिलेबस कवर होना चाहिए न्यू सिलेबस के हिसाब से उतना कंप्लीट कर दिया था, बट व्हेन यू गो टू क्लास 11 दिस थिंग्स विल बी इम्पोर्टेंट एज वेल एज क्लास 10 में भी थोड़ा बहुत चाहिए. तो अभी हम लोग जानेंगे, आज का टॉपिक है थर्स्ट एंड प्रेशर. ठीक है, तो देखो ये टॉपिक प्रेशर, फोर्स, ये सब तुमने क्लास 8 में अच्छे से कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे बोलूँगा कि व्हाट इज प्रेशर. पहले तो हम लोग जान लेते हैं एक चीज, प्रेशर. ठीक है, पहले प्रेशर जान लेते हैं क्या है. अभी तक तुम लोगों को जो फिजिक्स का 2-3 चैप्टर किया है हम लोगों ने, उसमें से तो फोर्स के बारे में पता चल गया है. सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम पुश करोगे या फिर पुल करोगे या फिर ट्विस्ट करोगे, सबको क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स बोलते हैं. ठीक है, नाउ यू कंसीडर वन थिंग कि सपोज एक ड्राइंग यहाँ पे एक सपोज काट का टुकड़ा है. ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू पुट वो आयरन नेल होता है ना, आयरन नेल अगर नहीं पहचानते हो तो ड्राइंग पिन तो पहचानते हो. ड्राइंग पिन में क्या होता है, मतलब एक साइड पे थोड़ा चौड़ा होता है और एक साइड पे पूरा ये जो नेल टाइप होता है. नाउ इफ आई ट्राई टू पुश इट, इसको अगर लेके मैंने ऐसे पुश कर दूं तो यहाँ पे वो घुस जाएगा. बट वही चीज अगर मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड में अगर मैं एक आयरन नेल से ऐसे मारूं तो वो बोर्ड की तरफ अंदर से घुस जाएगा. ठीक है, यहाँ पे एक छेद हो जाएगा. बट इफ आई ट्राई टू डू द सेम थिंग विद माय फिंगर, विल इट हैपन कि अगर मैंने यहाँ पे ऐसे इसको मारा, एम आई एबल टू पेनिट्रेट? नहीं. मतलब यहाँ पे अगर मैं ऐसे उंगली से यहाँ पे ऐसा करूँ तो वो होगा क्या, वो घुसेगा? नहीं घुसेगा. व्हाट इज द रीजन? देखो, तुम्हें एक तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये एरिया जहाँ से वो घुसेगा वो बहुत छोटा होता है. तुमने देखा ना आयरन नेल कैसा होता है, ऐसा टाइप का होता है. दिस इज द शेप ऑफ आयरन नेल, राइट. हम लोग इस जगह को हथौड़े से मारते हैं और ये जगह वॉल के अंदर या फिर जहाँ पे घुसना है वो घुस जाता है. ठीक है, सो अगर मैंने उल्टा किया, सपोज मैंने यहाँ से हैमरिंग किया तो ये साइड अंदर घुसेगा क्या, वॉल के अंदर घुसेगा. बट इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस टू, मतलब ये डिजाइन ही ऐसे किया सच दैट जो जगह एकदम नोकीला हो, दैट मींस अगर इसका एरिया बहुत ही कम हो तब क्या होगा, उसको लार्जर अच्छे से घुसेगा वो अंदर से. ठीक है, सो प्रेशर मतलब क्या है, तुम अगर सपोज तुम्हारे घर पे, सबके घर पे सोफा होता है, सोफा पे अगर तुम खड़े रहते हो तो क्या होता है, वो जो डिप्रेशन है जो मतलब अंदर की तरफ घुस जाता है वो ज्यादा होता है. और अगर तुम लेट जाते हो तो क्या होता है, वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, उतना डिप्रेस नहीं होता, मतलब अंदर की तरफ चला नहीं जाता है. इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया. देखो तुम्हारा बॉडी है, वेदर यू स्टैंड और यू स्लीप, योर मास विल रिमेन द सेम. तुम्हारा बॉडी का जो मास है दैट विल रिमेन द सेम, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. लेकिन जब तुम खड़े रहते हो तब तुम देखते हो कि डिप्रेशन ज्यादा है, वो अंदर ज्यादा चला गया. व्हाई? बिकॉज यू आर स्टैंडिंग ऑन ए वेरी लो एरिया. सिर्फ दो पैर में खड़े हो तो एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, सिर्फ दो पैर का जितना एरिया है वही होगा. बट इफ यू ट्राई टू आई मीन फॉल, मतलब अगर ऐसे सो लेटे हो तो क्या होगा, तुम्हारा फुल यहाँ से लेके पूरा नीचे तक ऑल द पार्ट्स विल बी कनेक्टेड टू द योर सोफा. तो क्या होगा, एरिया ज्यादा होगा. सो दैट इज व्हाई द डिप्रेशन विल बी लेस. ऑल आई वांटेड टू मेक यू एक्सप्लेन इज दिस कि जब तुम्हें एक चीज यहाँ पे नजर में आएगा कि when the area is small, area of contact is small, then क्या होगा, the pressure का मतलब एरिया जब कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा. तुम खुद ही सोचो, एक अगर शार्प नाइफ है और एक ब्लंट नाइफ है. शार्प नाइफ को तुम अगर धीरे से ऐसे मारते हो तो वो कट जाता है, whether it is पनीर यू आर चॉपिंग और कोई भी वेजिटेबल. लेकिन अगर वो ब्लंट है, उतना अच्छे से शार्प नहीं है, तो क्या करना पड़ता है, हम लोग को जोर से फोर्स देना पड़ता है. ठीक है, तो डिपेंड करता है, मतलब शार्प होने से क्या होता है, दिस पार्ट इज वेरी मच थिन. ठीक है, यहाँ पे भी आयरन नेल का भी सेम बात है. अगर यहाँ पे एरिया बहुत कम है, मतलब तुम्हें प्रेशर एक्सर्ट ज्यादा करेगा, तो तुम्हें उतना जोर से धक्का मारने का जरूरत नहीं. तुम धीरे धीरे मारोगे तो भी वो अंदर पेनिट्रेट करके चला जाएगा. ठीक है, सो प्रेशर का डेफिनेशन तुमको पहले भी मिला था कि द फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स
per unit area is called what? Pressure. Yes. मतलब कितना तुम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक है फोर्स, एक है एरिया। ठीक है, तो प्रेशर का डेफिनेशन क्या दिया? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर क्या होता है? P। फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं F से और एरिया को A से। तो तुमको नया फॉर्मूला क्या मिला? P इक्वल्स टू F बाई A। ठीक है, अभी ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा? देखो, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, फोर्स का होगा ऐसा यूनिट न्यूटन, एरिया का होगा ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर्स को और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड पास्कल। ठीक है, PA। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर जनरली हम लोग पास्कल लिखते हैं, बट इफ यू राइट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज आल्सो नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ से सब कुछ क्लियर हो गया आई बिलीव। लेकिन अब देखो उसका जो एक्चुअल पार्ट है उसमें आता है। देखो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, एक चीज यहाँ से कंक्लूड क्या मिल सकता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, क्योंकि प्रेशर ऊपर है, फोर्स भी ऊपर है। और व्हाट वी कैन राइट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, ये वाला जानने वाला चीज है कि जब तुम कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोर्स दे रहे हो तो उसका प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। दैट इज व्हाट वी मीन बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर फोर्स ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। सिंपली एज सिंपल एज दैट। मतलब सपोज मैंने ये मार्कर लिया, इसको मैंने यहाँ से जोर से प्रेशर दिया ऐसे, तो वो क्या हो जाएगा? फोर्स अगर मैंने ज्यादा दिया इस तरफ, तो इसका जो इस एरिया के ऊपर, समझ में आ रहा है ना? प्रेशर मतलब क्या है? वो फोर्स पर यूनिट एरिया, कि एक जगह पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको ही हम लोग प्रेशर बोलते हैं। नाउ इफ आई टेक दिस ऐसे और यहाँ पे अगर मैं हैमरिंग करना स्टार्ट करूँ तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर जितना फोर्स दूंगा, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट इसमें कनेक्टेड है, तो उसका प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, और प्रेशर के साथ एरिया क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अगर एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। यही चीज मैंने यहाँ पे तुम लोगों को भी बोला था कि जब तुम यहाँ पे क्या है? एरिया इज लेस, यहाँ पे एरिया कम है तो तुम यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। इसीलिए जब तुम यहाँ से आयरन को, मतलब ये सपोज एक आयरन नेल है, तो इसको लगा के अगर ऐसे मारता हूँ तो वो अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। इवन इफ यू फोर्स कम भी अप्लाई करोगे तो भी वो पेनिट्रेट होगा। व्हाई? बिकॉज एरिया इज लेस, इसलिए प्रेशर क्या होगा? ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तुम सोचो कोई अगर आदमी लग रहा है सपोज, ठीक है, इफ इट इज तो हम लोगों को एक पैर में चलने में इजी होता है या दो पैर में? अगर मैंने बोलूं कि एक पैर में खड़े रहो तो तुम कितना टाइम खड़ा रह पाओगे? पैर दुखेगा ना। व्हाई? बिकॉज आवर एंटायर बॉडी इज डिपेंडेंट ओनली ऑन वन लेग। तो बॉडी का जो फोर्स है, देखो वेट इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी फोर्स। मैंने ये पहले लास्ट क्लास में बोला था, वेट और फोर्स क्या है? इक्विवेलेंट चीज है। तो हम लोगों का बॉडी का जो फोर्स है, वेट है, वो किस में रहेगा? एक पैर के ऊपर रहेगा, मतलब एरिया कम हो गया, सो प्रेशर विल बी मोर। ठीक है, और अगर मैंने दो पैर में खड़ा रहा तो थोड़ा कम प्रॉब्लम होगा। क्यों? बिकॉज बॉडी का जो वेट है वो दोनों लेग में, दोनों पैर में डिवाइड हो रहा है, देन एरिया इज मोर। ठीक है, सो दैट इज व्हाई हम लोगों को अच्छा लगेगा, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। सो समझ में आया ये वाला चीज? अभी ये वाला चीज अगर समझ में आ गया है, न्यूमेरिकल के पहले मैं थोड़ा एक चीज बोल दूं कि अगर पास्कल का तुम्हें निकालना है, कहीं अगर किसी ने पूछा कि डिफाइन 1 पास्कल, तो 1 पास्कल का डेफिनेशन देखो। 1 पास्कल मतलब 1 PA। ठीक है, प्रेशर की जगह 1 पास्कल लिखा, फोर्स की जगह क्या लिखेंगे? 1 न्यूटन, और एरिया की जगह क्या लिखेंगे? 1 मीटर स्क्वायर। मतलब अगर
अगर 1 मीटर स्क्वायर का ये एरिया है, सपोज ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, इसमें अगर तुमने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो उसमें प्रेशर क्या होगा 1 पास्कल। तो उसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे, व्हाट इज, अगर बोले कि डिफाइन 1 पास्कल, वो खुद से लिखना है तुमको, क्या लिखोगे, डिफाइन 1 पास्कल क्या लिखोगे, इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ओवर ए एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर देन द प्रेशर इज सेड टू बी 1 पास्कल। समझ में आया, ऐसे करके तुमको लिखना है इसमें, ठीक है। अभी तुम एक ब्रिक का भी बात सोचो, सपोज एक ब्रिक कैसा होता है, क्यूबॉइडल शेप होता है ना, ऐसा होता है ब्रिक, दिस इज द शेप ऑफ ए ब्रिक, राइट। तो ब्रिक को ऐसा रखने से ज्यादा प्रेशर होगा या फिर ऐसे, अगर उसको तुम ऐसे रखते हो, समझ में आया ना, तो डायग्राम अच्छा नहीं हुआ फिर भी समझ लो, मतलब एक बार तुमने ऐसे रखा, सपोज ये, इसको अगर मैंने ब्रिक मान लिया, तो अगर इस ऐसा रखता हूं तो क्या होगा, ये जो एंटायर पार्ट है दैट विल बी कनेक्टेड टू आवर सरफेस, तो एरिया ज्यादा हो गया, एरिया ज्यादा हो गया मतलब प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अगर इसी बुक को तुम ऐसे नहीं रखते, ऐसे रखते हो, ऐसे, तो क्या होगा, ये है सिर्फ एरिया ऑफ कांटेक्ट, ये वाला पार्ट कांटेक्ट में आएगा ना, तो सिंस द एरिया इज लेस देयरफॉर प्रेशर विल बी मोर, तो ऐसे रखने से प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, समझ में आया। नाउ वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल, ठीक है, रिलेटेड टू ये प्रेशर, ओके। बेसिकली हम लोग 3 सैंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग द फार्मूला प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है। अच्छा, सैंपल प्रॉब्लम 1 देखो, पेज नंबर यू विल फाइंड पेज नंबर 106। A force of 100 Newton is applied on an object of area 2 meter square. Force of 100 Newton. तो गिवन क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़ के हमेशा गिवन लिखा करो, फोर्स इज गिवन एज 100 न्यूटन, ठीक है, फोर्स तुमको पता चल गया, ओवर एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर, एरिया भी पता चल गया 2 मीटर स्क्वायर, तो तुमको प्रेशर निकालने बोला, तो वी नो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, वी नो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स कितना है 100, एरिया क्या है 2, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आ जाएगा कितना 50 पास्कल, पास्कल ही लिखो डायरेक्ट आंसर, समझ में आया, ये तो बहुत ही सिंपल था। सैंपल प्रॉब्लम 2 में आते हैं, a woman is wearing a sharp heel shoes। अच्छा, इसमें से ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे और एक चीज दिमाग में आया, स्पेशली गर्ल्स विल नो, तुमको फ्लैट्स पहन के चलना पसंद है या फिर हील्स पहन के? ऑब्वियसली क्या बोलोगे, फ्लैट्स, क्यों? बिकॉज व्हेन यू स्टैंड ऑन ए हील, देखो हील का शेप कैसा होता है, ऐसा टाइप का होता है ना, मतलब ये वाला तुम्हारा ऐसा होता है हील का शेप, तो अगर हील में तुम खड़े हो तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ही कांटेक्ट में रहता है ग्राउंड का, तो हमारा जो बॉडी का वेट है दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन दिस टू पार्ट, व्हाई, बिकॉज दिस इज द शेप ऑफ ए हील, राइट। तो दोनों पार्ट में अगर कनेक्टेड है, आई मीन इफ these two parts are connected only with the ground, मतलब area of contact is very less। तो अभी थोड़ी देर पहले एक बोला था कि pressure is inversely proportional to area, तो area अगर कम है तो मतलब pressure क्या होगा, ज्यादा होगा, so that is why it is very uncomfortable to walk in a heel, ठीक है, with a heel। और अगर एक शू, एक फ्लैट शू लेते हो तो एक फ्लैट शू कैसा रहता है, ऐसा टाइप का रहता है ना, ऐसा टाइप का रहता है, तो फ्लैट शू में हर एक पार्ट इट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, तो इसमें क्या होगा, एरिया इज मोर ना, तो एरिया अगर मोर है तो प्रेशर कम होगा, इसलिए हम लोगों को चलने में इजी होता है, अंडरस्टैंड, ओके। तो इसी को लेके हम लोग एक सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, अ वुमन इज वेयरिंग ए हील और पेंसिल हील शूज। अच्छा, इफ द मास ऑफ द वुमन, देखो क्वेश्चन अच्छे से समझो, गिवन में मास दिया है, वेट नहीं, मैंने क्या बोला, वेट एंड फोर्स आर सेम, मास एंड फोर्स आर नॉट सेम, ठीक है, लास्ट क्लास में अच्छे से वो बोला था। सो गिवन मास इक्वल्स टू हाउ मच, 50 kg, ठीक है, 50 kg एंड द एरिया ऑफ वन हिल इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ वन हिल इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लेकिन हम लोगों को चाहिए कितना, when the women stand on just one heel,
वो लड़की एक पैर पे खड़ी है और एक पैर का एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देखो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेशर इट शुड बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ मतलब इन ऐसे यूनिट्स। तो ये भी ऐसे यूनिट में चाहिए, ये भी ऐसे यूनिट में चाहिए। तो फोर्स का जो फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वेट को इस्तेमाल करेंगे। तो F इक्वल्स टू mg होगा, पता है ना, F इक्वल टू ma, वहां से आया W इक्वल्स टू mg, कल जो किया था हमने लास्ट क्लास में। तो मास कितना है तुम्हारा 50 इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे मेंशन कर दिया है g इज इक्वल टू 10। तो 550 इनटू 10 मतलब 500 न्यूटन होगा क्योंकि ये फोर्स है, ठीक है। लेकिन देखो एरिया इज गिवन इन सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दैट हैज टू बी कन्वर्टेड इन मीटर स्क्वायर बिकॉज़ दिस इज द SI यूनिट ऑफ व्हाट, एरिया। तो देखो हम लोगों को पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, राइट। तो 1 मीटर स्क्वायर क्या होगा, जब स्क्वायर करोगे ये भी स्क्वायर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर से, तो ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा 1 के बाद 1 2 3 4 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, 1 बाई 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये छोटा है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर छोटा है तो उसमें से मीटर में लेना है, बड़ा में लेना है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू डिवाइड। अगर सेंटीमीटर होता तो क्या लिखते हैं, 1 बाई 100 लिखते हैं, बट इफ इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या होगा, 1 बाई 10,000, 1 बाई 10,000 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया, ठीक है। तुमको निकालना क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, यहाँ पे लिख लो वी नो। तो फोर्स क्या है 500, ओके। एरिया क्या है 1 अपॉन 1 2 3 4 zeros, ये हो गया तुम्हारा पास्कल, डायरेक्टली लिख दिया। अगर ये नीचे होता है तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाता है, तो दैट विल बिकम व्हाट 500 इनटू 1 के बाद 1 2 3 4 पास्कल, मतलब 5 के बाद कितना जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इतना पास्कल। तो देखो यहाँ से तुमको समझ में आ ही गया होगा कि सिंस द वर्कमैन इज स्टैंडिंग ऑन वन व्हील, इसका एरिया बहुत ही कम है, इसलिए उसका प्रेशर क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। दैट जस्टिफाइज दिस, राइट, कि प्रेशर ज़्यादा होगा कब, जब एरिया घटेगा। तो एरिया इज कम हियर, दैट इज व्हाई द प्रेशर इज सो मच मोर, ठीक है। समझ में आया सैंपल प्रॉब्लम 1 और 2। ओके, नाउ कमिंग टू सैंपल प्रॉब्लम 3, ठीक है। सैंपल प्रॉब्लम 3 में रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक हैज अ मास ऑफ 4 kg, सॉरी मास दिया है तुम्हारे पास 4 kg, m इक्वल्स टू 4 kg इज गिवन टू यू। अभी क्या बोला, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द वुडन ब्लॉक आर। तो वुडन ब्लॉक है तो बना लेते हैं, तो तुम्हारा इजी होगा जानने में। ये है वुडन ब्लॉक, ये क्या बनाया मैंने, दिस इज अ वुडन ब्लॉक, ठीक है। ये है मेरा एक वुडन ब्लॉक जहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट मेंशन कर दिया है। लेंथ 50 25 एंड 10, लेंथ है 50 25 है ब्रेथ और ये है 10, ठीक है। हाँ 50 25 और 10 25, ठीक है। ये है तुम्हारा लेंथ, ये है ब्रेथ, ये है हाइट, ठीक है। Respectively, find the pressure on the tabletop when the wooden block is kept. तो तुम्हें मतलब प्रेशर निकालना है नंबर ए। तो मास पता है, ठीक है, और g का वैल्यू भी दिया हुआ शायद, g का वैल्यू 10 दिया है, ठीक है। तो अगर मास पता है वहां से वेट निकाल लेंगे, वेट वही क्या होगा तुम्हारा फोर्स होगा, तो m into g लगाते हैं। तो मास क्या है 4 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है 10, तो 40 न्यूटन हो गया तुम्हारा वेट, ठीक है, या फिर फोर्स। अभी क्या बोला, when the wooden block is kept at a surface of 50 into 25, मतलब ऐसे लगता है वुडन ब्लॉक को कि नीचे वाला पार्ट, ये जो पार्ट है उसमें कवर होगा 50 एंड 25, ठीक है। तो 50 एंड 25 अगर होता है तो उसका एरिया क्या होगा, ऑफ कोर्स ये एक रेक्टेंगल है, ये वाला इट इज अ रेक्टेंगल, राइट। तो ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब 50 into 25, अच्छा
अच्छा ये सेंटीमीटर में होने से दिक्कत होगा तो इसको मीटर में लेना पड़ेगा, इट्स इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसको मीटर में लेके जाओ, ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, मीटर में लेने के लिए क्या होगा 50/100, ठीक है, ये मीटर में हो गया, इंटू 25/100, ये भी मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे तुमने अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली करूँ, लेंथ क्या है तुम्हारे पास 50 सेंटीमीटर, उसको मीटर में लेने के लिए 50/100 मीटर, तो वो बिठाया 50/100, ब्रेथ है 25 सेंटीमीटर, उसको मीटर में लेने के लिए 25/100 मीटर, ठीक है, तो वो हो गया मीटर स्क्वायर। तो अब ये छोड़ी दो, डायरेक्टली यही, ठीक है, तो एक एक जीरो काटेगा, हाँ, और मत काटो कुछ, हो जाएगा ये ऐसे ही रखते हैं, 25 × 5 125 बाई 2 जीरो और यहाँ पे 3 जीरो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो तुमको फोर्स भी पता है, एरिया भी पता है, तो तुमको क्या निकालना है, प्रेशर, प्रेशर इक्वल्स टू क्या है, फोर्स बाई एरिया। नाउ व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है 40 न्यूटन, इसको लिख दो 40, एरिया क्या है 125/1000, ठीक है, वो हो गया पास्कल, ओके, ये भी न्यूटन में था 40 और ये भी मीटर स्क्वायर में था, आंसर पास्कल में ही आएगा। तो 40 और ये 1000 को ऊपर लेके जाओ, तो इंटू 1000/125, इसको करके तुम्हें आंसर मिल जाएगा कि कितना पास्कल होगा, ठीक है, ये कर पाओगे। और जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें भी सिर्फ बॉक्स का एरिया चेंज कर दिया, 25 × 10 कर दिया, सो इंस्टेड ऑफ 50 × 25 और बॉक्स को कैसे रखा, सपोज ये अगर बॉक्स है तो उसको ऐसे रख दिया, मतलब ये 10 और 25 वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा, तो तब तुमको किसका एरिया लेना होगा, इस पार्ट का एरिया लेना होगा। सो व्हाट इज द एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, तब ये लेंथ हो जाएगा और ये ब्रेथ हो जाएगा, तो सेम वे में करोगे, लेंथ और ब्रेथ निकाल के एरिया निकालोगे, फिर प्रेशर का फॉर्मूला लगाओगे। इज दैट क्लियर, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अभी चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया था टॉपिक, आज दो चीज बोला था, एक है थ्रस्ट, एक है प्रेशर। तो प्रेशर के बारे में तो बहुत कुछ बोल दिया है, आई एम रबिंग इट, सो आई एम गिविंग यू जस्ट अ मिनट टू नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, हो गया, चलो पॉज करके नोट कर लेना वो वाला पार्ट। अभी थ्रस्ट के बारे में मैं थोड़ा बोल दूंगा। देखो थ्रस्ट क्या है, जब देखो फोर्स तो कैसा भी हो सकता है ना, तो ऐसे पुश करोगे वो भी फोर्स होगा, तुम पीछे की तरफ ऐसे पुश करोगे वो भी फोर्स होगा। तो फोर्स जब परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, मतलब अगर मैं खड़ा हूँ तो दैट मींस व्हाट, माय बॉडी का वेट इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, राइट। तो जो फोर्स परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। थ्रस्ट और फोर्स बेसिकली सेम चीज है, लेकिन फोर्स बहुत टाइप का होता है, पुश करो, पुल करो, कोई भी ये सब फोर्स के अंदर नहीं आता है। बट द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर, अगर मैं अभी ऊपर से नीचे ऐसे परपेंडिकुलरली फोर्स दूं किसी चीज के ऊपर, तो दैट फोर्स इज कंसीडर्ड टू बी थ्रस्ट, ठीक है। तो थ्रस्ट का डेफिनेशन क्या लिखोगे, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। तो थ्रस्ट का डेफिनेशन लिखो, क्या लिखोगे, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक्टिंग ऑन द बॉडी perpendicular to the surface, surface is called thrust, ठीक है। कभी अगर म्यूजियम में विजिट किए हो तो तुमको समझ में आ जाएगा। सपोज मैं अगर बोलता हूँ कि ये एक बैठने का जगह है, सपोज, ठीक है, यू नो व्हाट इज मोड़ा, that मोड़ा इज दिस, यहाँ पे बैठने का जगह है। सपोज मैंने यहाँ पे एक कीला रख दिया, मतलब एक आयरन नेल रख दिया, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ऐसा तो मत करना, मैं बोल रहा हूँ। सपोज इफ देयर इज an iron nail and you want to sit on this, तो तुम्हारा पिछवाड़ा तो जाएगा। लेकिन अगर तुमने यही इतना, मतलब ये शेप का ही आयरन नेल यहाँ पे पूरा भर्ती कर दिया, पूरा,
ठीक है, पूरा भर्ती कर दिया। एंड इफ यू ट्राई टू सिट, अच्छा सबका लेंथ सेम होना पड़ेगा, ठीक है, इतना मतलब जितना वो बराबर होना पड़ेगा। नाउ इफ यू वांट टू इफ यू सिट ऑन दैट, तब तुम्हें पिछवाड़े में कुछ नहीं होगा, कील नहीं घुसेगा। व्हाई? बिकॉज एरिया इज मोर। इन फर्स्ट केस जब सिर्फ एक ही कील था, दैट मींस द एरिया इज वेरी स्मॉल। तो एरिया अगर कम होता है तो प्रेशर क्या होगा? रिवर्स होगा ना। एरिया अगर कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए तुमको पिछवाड़े में घुस जाएगा वो। बट इफ यू इंसर्ट, यहाँ पे अगर मल्टीपल्स तुमने कीला लगा दिया फिर उसके बाद बैठा तो कुछ नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज द एरिया विल बी मोर, सो प्रेशर विल बी लेस। तो प्रेशर अगर लेस है तो पिछवाड़े में वो लगेगा। ठीक है, समझ में आया? तो वो जब बैठोगे तुम, वो किसके ऊपर, वो भी क्या होगा, दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये अगर सरफेस है तो इसके अगर ऊपर बैठोगे या फिर लेटोगे, देखो एक पिक्चर दिया है। इन पेज नंबर 108 यू विल फाइंड ए पिक्चर वेयर अ मैन इज मतलब लाइंग, ऐसे सो के रखा है कीले के ऊपर, मतलब कीले जैसा एक बेड बना के। तो देखो नंबर ऑफ कीलर्स आर बहुत सारा है, सो एज अ रिजल्ट द एरिया इज मोर ना। तो एरिया अगर मोर है तो क्या होगा, प्रेशर लेस है, इसलिए उस आदमी को कुछ नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। तो यही जो फोर्स हमने परपेंडिकुलरली दिया उसको ही क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर के बारे में यहाँ पे जो पिन लाइन है वो एक बार पढ़ लेना। सब रीजन सेम ही है कि जहाँ पे यही रीजन कि एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट खुद से पढ़ के लिख देना। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वाई द बैग का जो स्ट्रैप होता है वो मोटा क्यों दिया होता है, पतला देने से क्या होता है। अगर पतला देता बैग, मतलब वहाँ पे फुल ऑफ बुक्स है, तो बैग का अगर स्ट्रैप पतला देता तो प्रॉब्लम क्या होता, एरिया कम हो जाता, दैट मींस प्रेशर विल बी मोर। तो यहाँ पे ज्यादा दर्द होता, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर पड़ता। ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन दे, मतलब जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन है उसका एक ही रीजन है ये वाला कि एज द एरिया इज मोर प्रेशर इज लेस, एज द एरिया इज लेस प्रेशर इज मोर। ठीक है, समझ में आया तक? तो फिर प्रेशर का डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर वही फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। तो इंस्टेड ऑफ अनदर, मतलब दिस इज द अनदर डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज थ्रस्ट पर एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया या फिर थ्रस्ट बाय एरिया। ठीक है, तो थ्रस्ट क्या है, बेसिकली फोर्स ही है। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द SI यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, SI यूनिट ऑफ थ्रस्ट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लिख आता है कि पास्कल, बट इज इट राइट? नो, बिकॉज थ्रस्ट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू फोर्स। सिर्फ क्या है, वो परपेंडिकुलरली एक्ट करता है। तो इसलिए थ्रस्ट का भी SI यूनिट क्या होगा, न्यूटन ही होगा, सिंस इट इज अ फोर्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया? नाउ टर्न द पेज, यू विल फाइंड प्रेशर इन फ्लूइड। तो अब जितना तक अभी किया था, जो न्यूमेरिकल वगैरह किया, वो सब सॉलिड स्टेट के ऊपर ही था। अभी किसके ऊपर आएगा प्रेशर, लिक्विड स्टेट या फिर गैसियस स्टेट। तो प्रेशर ऑन फ्लूइड। ठीक है, अभी तुम बोलोगे सर फ्लूइड किसे कहते हैं, लिक्विड को या फिर गैस को? मैं बोलूंगा कि दोनों को ही कहते हैं। देखो फ्लूइड का प्रॉपर्टी या फिर फ्लूइड का डेफिनेशन क्या है, फ्लूइड इज समथिंग व्हिच हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो, टेंडेंसी टू फ्लो। कोई भी चीज जो फ्लो करने का टेंडेंसी रखता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। अगर तुम पानी को ऐसे रख देते हो ऊपर, मतलब ऐसे फेंकते हो, तो वो क्या करेगा, ऊपर से नीचे फ्लो करेगा। हवा क्या होता है, हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन तक फ्लो करता है। तो दोनों चीजें फ्लो करता है। सो बोथ लिक्विड एंड गैसेस आर सेड टू बी फ्लूइड। ठीक है, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि सर सिर्फ सॉलिड के ऊपर ही प्रेशर एक्सर्ट होता है? नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी कि सॉलिड में ही हमेशा प्रेशर होगा, लिक्विड में भी होगा, गैसियस में भी होगा। ठीक है, तो लिक्विड में जो प्रेशर होता है उसके बारे में ही हम लोग जानेंगे। सो फॉर दैट अ न्यू टर्म इज इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड द बुएंसी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज बुएंसी, BUOYANCY। ठीक है, ये है बुएंसी। बुएंसी मतलब क्या है? बिफोर गोइंग टू दिस,
कभी एक एक्सपेरिमेंट करके देखना कि तुमने एक गमला लिया, ठीक है, उसमें से पानी भर के रखा। नाउ ट्राई टू टेक ए मग एंड ट्राई टू इंसर्ट इट। मग को उल्टा करके तुम इंसर्ट करो तो क्या बोलेगा, मतलब तुम्हें क्या फील होगा? सम फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन, जो तुमको ऊपर की तरफ धकेल देगा। कभी सोचा है? या फिर जिन लोगों को स्विमिंग आता है वो तो शायद एक्सपीरियंस किया ही होगा कि जब तुम पानी में घुसते हो तो पानी वांट्स टू गिव यू ए अपवर्ड फोर्स, ठीक है। तो वही चीज तुम पहले आज एक्सपीरियंस करके देखना। तुमने पानी ले लिया एक बोतल पे या एक गमला पे, एक कटोरी ले लेना या फिर एक मग ले लेना, उसको ऐसे उल्टा करके इंसर्ट करने का कोशिश करो तो वो क्या देगा? तुमको लगेगा कि नीचे से वो ऊपर धकेल रहा है। So the force that is given by the fluid या फिर liquid on that object is called nothing but the buoyant force, ठीक है। जो upward force नीचे से ऊपर की तरफ तुमको धकेलेगा when you try to insert a कटोरी, then that force is called the buoyant force, ठीक है। और ये जो phenomenon है उसको हम लोग buoyancy बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिखाया कि एक कॉर्क लिया है, कॉर्क या कटोरी या फिर कुछ भी लो, and you try to push it inside the water, तो क्या करेगा? थोड़ी देर बाद वो क्या होगा? नीचे सरफेस में आ जाएगा। तुम कोई हैवी चीज नहीं लेना। सपोज तुमने थर्मोकोल है ना, थर्मोकोल का एक पीस लेके पानी के अंदर डुबो देना, वो रहेगा क्या नीचे? नहीं रहेगा, इट विल कम ऑन द सरफेस। व्हाई? बिकॉज ऑफ द बुएंसी और बुएंट फोर्स, ठीक है। तुम वो थर्मोकोल को पीस को लेकर अंदर जाओ नीचे, वो क्या करेगा? नीचे से ऊपर को तुमको धकेल देगा, ठीक है। तो as soon as you leave it there, it will come on the surface, ठीक है। इसी की वजह से ही बोट में हम लोग कैसे चल सकते हैं? ये इतना बड़ा एक नाव है, टाइटैनिक जहाज है, उसके ऊपर इतना आदमी है, फिर भी वो डूबा क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द बुएंट फोर्स। तुम जितना फोर्स ऊपर से दोगे, मतलब पानी हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स देता है, उसी फोर्स की वजह से बोट क्या है? एक जगह पे रहता है, मतलब डूबता नहीं है, ठीक है। सो बुएंसी या फिर बुएंट का डेफिनेशन तुम लोगों को क्या मिलेगा? देखो ऐसे तो बुएंसी का डेफिनेशन तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखो, द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड लिक्विड टू exert an upward force on an object is called buoyancy। कोई भी चीज का टेंडेंसी, कोई भी लिक्विड का टेंडेंसी होता है कि नीचे से अपवर्ड फोर्स देना, उसी टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बुएंसी बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज अगर शायद तुमने नोटिस किया है कि जब तुम एक्वालैंड अगर कोई गए हो या फिर कोई भी एम्यूजमेंट पार्क गए हो, तो वहां पे जब तुम पानी में उतरते हो तो पानी से नीचे, मतलब वी विल फील लाइट। ऐसा लगता है क्या कभी? पानी में अगर जिसने स्विम किया है या फिर ऐसे भी पानी पे उतरा तो लगता है कि आवर बॉडी फील्स अ लिटिल लाइटर। क्यों होता है? बिकॉज हम लोगों का जो फोर्स है वो नीचे का फोर्स से बैलेंस आउट हो जाता है। मतलब पानी जो अपवर्ड फोर्स देता है वो हमारा बॉडी का जो वेट है उससे थोड़ा बैलेंस आउट हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई वी फील लाइटर, ठीक है। उस सब में थोड़ा बाद में आते हैं, पहले तो बुएंसी का डेफिनेशन लिखोगे। तो क्या लिखोगे? द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू exert an upward force, ठीक है। क्या लिखा? टेंडेंसी of a body to exert an upward force on an object placed in it, is called buoyancy, ठीक है। ये है तुम्हारा बुएंसी का डेफिनेशन। तो बुएंसी का अगर डेफिनेशन पता है तो बुएंट फोर्स का भी डेफिनेशन लिखो, बुएंट फोर्स, ठीक है। सेम ही चीज है। देखो बुएंट फोर्स का डेफिनेशन क्या दिया है कि द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड इज कॉल्ड बुएंट फोर्स। जो ऑब्जेक्ट को तुम पानी में डुबोओगे, पानी से जो ऊपर की तरफ एक फोर्स देगा, दैट फोर्स इज नथिंग बट द बुएंट फोर्स, ठीक है। तो वो फोर्स क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड अप थ्रस्ट, ठीक है। थ्रस्ट क्या था? परपेंडिकुलर होना। फोर्स जो परपेंडिकुलर होता है उसको थ्रस्ट बोलते हैं। तो पानी से जो नीचे से ऊपर की तरफ जो धकेलेगा तुमको,
जो फोर्स देगा दैट इज ऑल्सो अपथ्रस्ट, क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही देगा ना, ठीक है। तो क्या लिखोगे, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड इज नोन एज अपथ्रस्ट। इन अदर वर्ड बुओयंट फोर्स इज आल्सो नोन एज अपथ्रस्ट। तो बुओयंट फोर्स का और एक नाम है, उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, अपथ्रस्ट, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज अपथ्रस्ट, तो उसका मीनिंग समझ लेना कि बुओयंट फोर्स ही बोला है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन तो खुद से लिख ही पाओगे, वो लिख लेना कॉपी में, ठीक है। अच्छा, तो अभी अगर क्वेश्चन मैं पूछूं कि व्हाई डू वी फील लाइटर व्हेन वी डाइव इनटू द वाटर, जब पानी में हम लोग डाइव करते हैं या फिर जाते हैं तब वी फील लाइट, राइट, लगता है कि थोड़ा हम लोगों को वेट लूज हो गया, बट इट इज नॉट द केस, वो लगता है हमको, क्यों, बिकॉज ऑफ द बुओयंट फोर्स, ठीक है ना। रीजन क्या है, देखो एकदम सिंपल सा बात है, तुम्हारा बॉडी, सपोज ये पानी है, देखो यहाँ पे भी न्यूटन थर्ड लॉ को ही अप्लाई किया है। सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी का खुद का क्या है, वेट है, और बुओयंट फोर्स नीचे से ऊपर दे रहा है, ठीक है। तो ये बॉडी का वेट और बुओयंट फोर्स, ये अगर बॉडी का वेट सपोज 10 न्यूटन है और बुओयंट फोर्स अगर 3 न्यूटन है, तो तुम्हारा एक्चुअल कितना होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो तुम्हारा 7 न्यूटन होगा। सो हम लोग का बॉडी का एक्चुअल वेट कितना है, 10 न्यूटन है, बट बुओयंट फोर्स ने आधा कैंसिल आउट कर दिया, इसीलिए तो हम लोग लाइटर फील करते हैं। सपोज ये तुम्हारा बॉडी है, ठीक है, दैट इज मी, सपोज आई एम वेइंग नॉट 10 न्यूटन, सपोज 100 न्यूटन, मैं थोड़ा मोटा हूं, 100 न्यूटन, और सपोज बुओयंट फोर्स दिया वहां पे 10 न्यूटन, बुओयंट फोर्स ने दिया 10 न्यूटन, तो मैं जब पानी में उतरूंगा तो मुझे तो अपवर्ड फोर्स मिल रहा है ना, तो वो ऊपर वाला और नीचे वाला फोर्स क्या करेगा, कैंसिल करेगा, तो बचेगा कितना फोर्स, 90 न्यूटन। सो दैट इज व्हाई माय बॉडी विल फील लाइटर, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए व्हाई डू वी फील लाइटर व्हेन वी डाइव इनटू वाटर, तो रीजन क्या है, इट इज द बुओयंट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बॉडी, सो दैट इज व्हाई वी फील लाइटर, ठीक है। देखो इसका और अगर डिटेल्स में जाओ तो और भी डिटेल्स में है, बट सिंस दिस चैप्टर इज दिस पार्ट इज स्किप्ड, सो मैं उतना एकदम डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। जस्ट जो आइडिया है, बेसिक आइडिया, वो मैं तुमको बोल दे रहा हूँ, समझ में आया, क्लियर दिस मच। नाउ वी विल डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग बुओयंट फोर्स, ठीक है। उतना डिटेल्स में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ जानना है कि फैक्टर्स, ये क्वेश्चन अगर ये पार्ट आता तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या क्या है, दो फैक्टर है, एक है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज इन लिक्विड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन सा चीज को तुम पानी में डुबो रहे हो या फिर कोई भी लिक्विड में डुबो रहे हो, उसका वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा बुओयंट फोर्स, ठीक है। तो वॉल्यूम के साथ वो बुओयंट फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये याद रखना। जितना ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा उतना ही बुओयंट फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो सपोज एक छोटा सा शिप है, छोटा सा जहाज है और एक बड़ा सा जहाज है, ठीक है। तो तुम बताओ किसमें तुम्हारा बुओयंट फोर्स ज्यादा होगा, बड़ा वाला जहाज में, क्यों, क्योंकि देखो बड़ा वाला अगर जहाज है इसके अंदर ज्यादा एयर है ना, मतलब उसका वॉल्यूम ज्यादा है, सो इफ द वॉल्यूम इज मोर दैट मींस बुओयंट फोर्स नीचे से ऊपर ज्यादा धक्का देगा, ठीक है ना। इसीलिए तो टाइटैनिक जहाज डूबा नहीं ऐसे इन जनरल, टक्कर खाने से पहले, क्यों नहीं डूबा, बिकॉज द शिप इज लार्ज, सो द वॉल्यूम इज लार्ज, राइट। तो वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो नीचे से बुओयंट फोर्स क्या देगा, और ज्यादा देगा, इसलिए वो आराम से नाव वो चल पाता है। सेम रीजन, अगर छोटा अगर एक नाव है तो उसमें क्या होगा, बुओयंट फोर्स कम एक्सर्ट करेगा बिकॉज द वॉल्यूम इज लेस, ठीक है। तो ये वाला चीज याद रखना। एंड सेकेंड इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। देखो डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी बोल के एक वीडियो नेक्स्ट क्लास में मैं अपलोड करूंगा, तो अभी के लिए जान लो कि डेंसिटी क्या है। सपोज तुम दो लिक्विड सोचो, तीन लिक्विड सोचो, एक है वाटर, ठीक है, एक है तुम्हारा ऑयल और एक है तुम्हारा हनी। तो देखो तीनों में से सबसे डेंस कितना कौन सा होगा, ऑफ कोर्स हनी होगा डेंस, सो इसका होगा हाई डेंसिटी। समझ में आ रहा है ना, क्या है हाई डेंसिटी। एक्चुअली डेंसिटी का डेफिनेशन क्या है, डेंसिटी क्या है, उसका साइंटिफिक टर्म्स है कि मास बाय वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं। अभी के लिए वो नहीं चाहिए, अभी के लिए जस्ट जान लो
तो ऑयल में क्या होगा, ये डेंस नहीं होगा, ये थोड़ा पतला होगा ना, तो ये होगा लो डेंसिटी, राइट, एज कंपेयर टू वाटर। देखो अगर तुम्हें स्विमिंग करने थे तेल में या पानी में, तो कौन सा वाला इजी होगा? ऑफ कोर्स पानी में इजी होगा, तेल में तुम वो स्विमिंग करने में दिक्कत होगा ना, बिकॉज इट इज लो डेंसिटी। हनी में स्विमिंग करने में और भी इजी होगा, क्योंकि हनी में तुम डूबने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा, राइट। तो डेंसिटी के ऊपर बुओयंट फोर्स कैसे अफेक्ट करता है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बुओयंट फोर्स, मतलब जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसका बुओयंट फोर्स उतना ही हाई होगा, हाँ कि नहीं? तो मतलब हनी में क्या होगा, बुओयंट फोर्स सबसे ज्यादा होगा और ऑयल में सबसे कम होगा। तो इसी टॉपिक को दिमाग में रखते हुए एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हिच इज इजियर टू स्विम, इन सी वाटर या फिर ओशन वाटर या फिर फ्रेश वाटर। जो नदी का पानी है उसमें तैरना इजी है या फिर सी वाटर में? तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा, मतलब आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स सी वाटर होगा या फिर ओशन वाटर होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या मिक्स रहता है, नमक मिक्स रहता है। सो इफ यू आर एडिंग सॉल्ट टू वाटर, तो उसका डेंसिटी क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तो उसका बुओयंसी भी ज्यादा होगा, तो नीचे से अपवर्ड फोर्स ज्यादा मिलेगा, तो उसको स्विम करने में क्या होगा, इजी होगा, ठीक है। अगर नॉर्मल वाटर में जाओगे तो वहाँ पे सॉल्ट मिक्स नहीं होता है, राइट। सो इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट, मतलब कंपेयर टू सी वाटर उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। रीजन समझ में आया क्या है कि सॉल्ट वाटर या फिर ओशन वाटर में सॉल्ट मिक्स रहता है, तो सॉल्ट मिक्स रहने से उसका डेंसिटी ज्यादा होता है। अगर डेंसिटी ज्यादा होता है तो उसका बुओयंट फोर्स ज्यादा होता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज इजियर टू स्विम इन ओशन वाटर और सी वाटर इंस्टेड ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। समझ में आया? ये दोनों पॉइंट नोट डाउन करके रख लो अलोंग विद दिस डेफिनेशन। ये क्वेश्चन लिख के खुद ही आंसर लिख लो, व्हाई इट इज इजियर टू स्विम इन सी वाटर देन द फ्रेश वाटर, इसका रीजन भी लिख लो, ठीक है। समझ में आया? तो इसके बाद हम लोग और एक साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे। न्यूटन वगैरह का काम तो हो गया, अभी आता है आर्किमिडीज, ठीक है। सो एक प्रिंसिपल दिया है आर्किमिडीज ने, सो दैट इज कॉल्ड द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। ये जो बुओयंट फोर्स है, बुओयंट फोर्स निकालने का एक तरीका है जो आर्किमिडीज ने खुद से दिया था, एंड वो ही उसका प्रिंसिपल हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। उसको जानने से पहले एक एक्सपेरिमेंट देखो। एक्सपेरिमेंट मतलब सपोज तुमने एक कटोरी लिया, एक कंटेनर लिया, ठीक है, पूरा ब्रिम तक पानी भर्ती कर दिया। ब्रिम मतलब एकदम ऊपर तक पानी भर्ती कर दिया, ठीक है। सपोज यहाँ पे अगर तुम एक मार्बल को ड्रॉप कर दोगे, या फिर दो मार्बल को, अच्छा एक मार्बल को अगर ड्रॉप कर दोगे यहाँ पे, तो क्या होगा, जब मार्बल यहाँ पे घुसेगा तो यहाँ से थोड़ा पानी, यहाँ से थोड़ा पानी थोड़ा निकल जाएगा कि नहीं, बोलो? ऑफ कोर्स ना। सपोज एक बाथटब है, अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसने कैसे डिस्कवर किया था, जब एक बाथटब फुल ऑफ बाथटब था, पानी मतलब एक बाथटब में पानी पूरा भर्ती हुआ था, ठीक है। नाउ व्हेन ही सैट ऑन दैट, मतलब वो जब डाइव किया उसके अंदर बैठा, तब क्या हुआ, उसको ऑब्वियसली पानी निकल आएगा। उसी से उसका दिमाग खुला, कहा हाँ ये तो बुओयंट फोर्स का मतलब वो है। तो व्हाट डज दिस प्रिंसिपल से कि जब तुम कोई भी चीज को पानी में डुबोगे या फिर कोई भी लिक्विड में डुबोगे, जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा, वो लिक्विड को तुमने अगर स्टोर कर लिया, तो उसका जो वेट होगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड, मास नहीं बोला, देखो यहाँ पे टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मास ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिखने से तुमको 0 देगा। क्या लिखना है, वेट ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड निकलेगा उसका जो वेट है वो क्या होगा, बुओयंट फोर्स का समान होगा। अंडरस्टैंड? सो उसका जो डेफिनेशन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो देखो यहाँ पे बुक में अच्छे से दिया है, पेज नंबर 114 में, दैट यू नीड टू राइट कि व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज partially or fully, अच्छा wholly, when an object is wholly or partially immersed in liquid, it experiences a buoyant force. Of course, कोई भी चीज अगर पानी में डुबाते हो तो नीचे से एक फोर्स, अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा, that is buoyant force. तो कोई भी चीज को अगर तुमने पानी में डुबोया, and if you experiences an upward force, then that upward force which is equal to the weight of liquid displaced, वो जो अपवर्ड फोर्स तुम ऐड करोगे, मतलब बुओयंट फोर्स किसका समान होगा,
वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जितना पानी वहां उसको डुबाने से जितना पानी निकला है उसका जो वेट होगा, मास नहीं वॉल्यूम नहीं, वेट, मास नहीं वॉल्यूम नहीं, वेट मेंशन करना पड़ेगा। तो उसका जो वेट होगा, बिकॉज वेट इज नथिंग बट फोर्स का समान होता है, राइट। तो ये चीज याद रखना, मास मत लिखना ना, वॉल्यूम मत लिखना, ठीक है। क्या लिखोगे, व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज wholly or partially immersed in liquid, ठीक है, it experiences a force, that is buoyant force, which is equal to weight of the liquid displaced, कितना liquid displaced हुआ उसका समान होगा। अंडरस्टैंड, लिख पाओगे खुद से ये डेफिनेशन। और प्रिंसिपल जैसे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ मतलब लर्न किया है ना, इसको भी लर्न करो, खुद से लिखने का ट्राई मत करो, जैसे दिया है वैसे ही लिखो। अभी हम लोग आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल यू विल फाइंड इन पेज नंबर 114, ठीक है। पेज नंबर 114 में सैंपल प्रॉब्लम है एक, सैंपल प्रॉब्लम, व्हेन एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन लिक्विड, ठीक है। ये सपोज लिक्विड है, पूरा भर्ती किया हुआ, ठीक है। उसमें तुमने क्या मिला, एक एल्युमिनियम का ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दिया, डुबो दिया तुमने, ठीक है। इट डिस्प्लेसेस 5 kg ऑफ वाटर, जब डुबोया तुमने जो पानी निकला उसका वेट मेजर किया, कितना मिला तुमको, 5 kg ऑफ वाटर निकला। तो मास है ये, मास इज गिवन एज 5 kg, ठीक है, वेट नहीं, मास है। हाउ मच बुओयंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, जी पता है तुमको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेट निकालना है, बिकॉज हम लोगों का डेफिनेशन क्या था, या फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस दैट इज इक्वल्स टू आवर बुओयंट फोर्स। तो इसका अगर वेट निकालो, वेट इक्वल्स टू क्या होता है, m into g, मतलब 5 into 10 दैट इज 50 न्यूटन हो जाएगा। तो देयरफॉर बुओयंट फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, 50 न्यूटन, क्योंकि जितना पानी डिस्प्लेस किया उसका जितना वेट होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, बुओयंट फोर्स। तो तुम्हारा बुओयंट फोर्स भी क्या होगा, 50 न्यूटन, ठीक है। और तुम लोग सिर्फ पेज नंबर 115 से एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये थोड़ा देख लेना, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, थोड़ा होमवर्क दे देता हूँ रिलेटिव। हम लोगों ने क्या किया, 2 टॉपिक सिर्फ रह गया है हम लोगों का, एक है डेंसिटी और है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज तुम लोग होमवर्क में क्या करोगे, ये जो बुओयंट फोर्स का न्यूमेरिकल कर पाओगे और प्रेशर रिलेटेड न्यूमेरिकल कर पाओगे, तो वही दूंगा मैं तुमको। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 123 में you will find question number 18, 19, 19 फिर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हो गए। 50, 51, 55B, 55C, sorry, 55C, 58 का C, 60 नहीं चाहिए, 61, ठीक है। इतना तक की होमवर्क रहेगा इन लोगों का, ठीक है। Now I'm gonna go now and edit you up and upload. मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना वीडियो, तब तक के लिए सब लोग